आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म आज 11 बजे मन की बात प्रोग्राम के जरिए अपने ख्यालात का करेंगे इजहार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स पर होगा नशर। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल हुकूमत ने तलब की कुल जमाती मीटिंग। पार्लियामेंट के बेहतर कामकाज पर होगी बातचीत। महाराष्ट्र और झारखंड में हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेज। महाराष्ट्र में महायुति और इंडी इत्तेहाद और झारखंड में जेएमएम ने शानदार जीत दर्ज की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज 3 रोजा दौरे पर इटली के लिए होंगे रवाना। G7 वुज़राए खारजा की मीटिंग में करेंगे शिरकत। टेस्ट के दूसरे दिन खेल खत्म होने तक भारत को ऑस्ट्रेलिया पर 218 रन की बढ़तरी हासिल। यशस्वी और राहुल निफ्ट सेंचुरियां बनाने के बाद क्रीज पर है मौजूद। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर प्रोग्राम मन की बात में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। ये मन की बात की 116वीं किस्त है। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर दस्तयाब रहेगा। हुकूमत ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले आज कुल जमाती मीटिंग तलब की है। मीटिंग की सदारत वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। मीटिंग में हुकूमत तमाम सियासी जमातों से ताउन तलब करेगी ताकि सेशन के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के कामकाज को यकीनी बनाया जा सके। काबिल जिक्र है कि सरमाई इजलास पीर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। 26 नवंबर को यौम आइन के मौके पर लोकसभा और राज्यसभा की कोई मीटिंग नहीं होगी। महाराष्ट्र और झारखंड में हुकूमत साजी के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की क़यादत वाले महायुति इत्तेहाद ने असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त जीत दर्ज की है। एनडीए ने रियासत में 2/3 अक्सरियत के साथ इक़्तिदार बरकरार रखा है। रियासत के तमाम हिस्सों में महायुति के इस सुनामी में इंडी अगाड़ी धूल की तरह से उड़ गई। जहां एक तरफ महायुति की तीनों बड़ी पार्टियां शानदार कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहीं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी अगाड़ी की तीनों बड़ी पार्टियों को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। महायुति ने इस मैंडेट को गुड गवर्नेंस पर अवामी मोहर करार दिया और रियासत में तरक्की को मजीद तेज करने की यकीन दहानी कराई। देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने 1989 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ अपने सफर का आगाज किया था, उन्होंने लचक और हिकमत अमली के इम्तिजाज के साथ महाराष्ट्र की सियासत के पेचीदा मंजरनामे को आगे बढ़ाया। उनके करियर की रफ्तार, जिसने उन्हें 2 बार वजीर आला का किरदार संभालने से पहले नागपुर के सबसे कम उम्र मेयर बनने का मौका दिया। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में महायुति की जीत का बड़ा क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। ये वो सत्रें हैं जो महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और सीनियर बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने साल 2019 में कही थी। महाराष्ट्र असेंबली के ताजा तरीन नताइज ने ये साबित कर दिया है। रियासत में महायुति की जबरदस्त जीत में देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से करिश्माई चेहरे के तौर पर उभरे हैं। अगर देखा जाए तो फडणवीस का सियासी सफर गैर मामूली रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने जवानी में ही सियासत में कदम रख दिया था। 1989 में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शमूलियत इख्तियार की। 22 साल की उम्र में वो नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काउंसिलर बने और 1997 में 27 साल की उम्र में वो सबसे कम उम्र मेयर बने। फडणवीस ने 1999 में अपना पहला असेंबली इलेक्शन लड़ा और जीत गए। महाराष्ट्र असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा के तौर पर फडणवीस 31 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के वजीर आला बने।
फडणवीस के पास गुज़िश्ता 5 दहाइयों में महाराष्ट्र के पहले वजीर-ए-आला बनने का रिकॉर्ड है, जिन्होंने 5 साल की मुद्दत पूरी की है और महाराष्ट्र की तारीख में सिर्फ दूसरे ऐसे वो वजीर-ए-आला हैं। वजीर-ए-आला के तौर पर अपने पहले दौर में देवेंद्र फडणवीस ने कई तारीखी इक़दामात शुरू किए। फडणवीस ने अपनी हुकूमत की पहली काबीना मीटिंग में खिदमात के हक़ कानून के निफाज का ऐलान किया। इसी तरह आम आदमी की शिकायत को दूर करने के लिए आपले सरकार शुरू की गई। इसके अलावा फडणवीस ने 2015 में मुंबई नेक्स्ट लॉन्च किया, जबकि महाराष्ट्र क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क और सिस्टम का इफ्तिताह किया गया। साइबर लेबोरेटरीज और विलेज डिजिटलाइजेशन का भी आगाज किया गया। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना का ऐलान किया गया, जिसके तहत कर्ज माफी ने रियासत के 89 लाख किसानों को राहत फराहम की। 2019 के असेंबली इंतखाबात में फडणवीस ने अपने सिफारती और सियासी जहानत से बहुत से सियासी तज्जिएकारों को हैरान कर दिया था। शिवसेना के इनकार के बाद फडणवीस ने एनसीपी लीडर अजीत पवार के साथ मुतबादिल इत्तेहाद की कोशिश की, ताहम ये हुकूमत कलील मुद्दती रही, सिर्फ 72 घंटे बाद ही गिर गई। इसके बाद फडणवीस ने रियासती असेंबली में ऑपोजिशन लीडर का किरदार अदा किया। जून 2022 में एकनाथ शिंदे की क़यादत में शिवसेना के अंदर बगावत के बाद फडणवीस को बीजेपी की क़यादत ने शिंदे की क़यादत में नायब वज़ीर-ए-आला के तौर पर हुकूमत में वापस आने की हिदायत दी। फडणवीस ने नायब वज़ीर-ए-आला का रोल कबूल किया, जिससे पार्टी क़यादत के साथ अपनी वफादारी का इशारा मिलता है। इन इंतखाबात में देवेंद्र फडणवीस की हिकमत अमली ने महायुति की कामयाबी की राह हमवार की है। इंतखाबी मुहिम के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने तरक्याती कामों का हिसाब अवाम के सामने पेश किया और जारहाना हिंदुत्व का मसला भी मौसर तरीके से उठाया। उन्होंने वोटरों से अपील की कि वो वोट जिहाद का जवाब मजहबी जंग से दें। इसके अलावा फडणवीस ने सीट शेयरिंग में साथियों के साथ तालमेल में अहम रोल अदा किया। खास बात यह है कि पीएम मोदी के दौरे हुकूमत में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के पहले लीडर हैं, जिन्होंने पार्टी को एक रियासत में लगातार 3 बार जीत दिलाई है। वो बीजेपी की अगली नस्ल के लिए एक आला रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अगर झारखंड की बात करें तो वहां भी हुकूमत साजी को लेकर जोशो खरोश बढ़ गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असेंबली इंतखाबात में जीत का परचम लहराया है। इंडिया इत्तेहाद ने इंतखाबात में तकरीबन 2 दहाई सीटें जीत ली हैं। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और बाएं बाजू की जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद ने 81 सीटों वाली असेंबली में तकरीबन 2 तिहाई सीटें जीत ली हैं। नताइज में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इत्तेहाद की इस बड़ी जीत के बाद वजीर-ए-आला हेमंत सोरेन ने वोटरों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उड़ीसा पर्व प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और लोगों से खिताब करेंगे। उड़ीसा पर्व का इनेकाद 22 से 24 नवंबर तक उड़ीसा विरासत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए किया जा रहा है। इस साल ये रियासत की समाजी, सकाफती, इक़्तिसादी, खुशहाली और सियासी इख्तलाफात को जाहिर करता है, जो उड़ीसा के मालामाल विरसे का अक्कास है। उड़ीसा पर्व आज खत्म हो जाएगा। भूटान के वज़ीर-ए-आज़म शेरिंग टोब्गे आज भारत के 3 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। शेरिंग टोब्गे कल दिल्ली में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और मंगल की दोपहर को वतन वापस आएंगे। और इससे कबल जनवरी में वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद भूटान के वज़ीर-ए-आज़म मार्च में अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर भारत भी गए थे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की जबरदस्त जीत पर नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न मनाया गया और इसमें शिरकत के लिए जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनका तहे दिल से इस्तकबाल किया गया। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर पार्टी कारकुनों का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने शानदार नताइज पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। पीएम ने महाराष्ट्र की जीत को तरक्की की जीत और खानदान परस्ती की शिकस्त करार दिया। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे
सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम ने कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबात में न तो झूठे वादे और न ही कांग्रेस के खतरनाक एजेंडे को नाफिज किया जा सका। पीएम ने कहा कि महाराष्ट्र ने यह पैगाम दिया है कि अगर हम एक हैं तो सेफ हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में शानदार जीत हासिल की है। बीजेपी और उसकी इत्तेहादी आरएलडी ने 9 में से 7 असेंबली सीटों पर जीत दर्ज की है। काबिल जिक्र है कि लोकसभा इंतखाबात में जबरदस्त जीत हासिल करने वाले अखिलेश की साइकिल सिर्फ 2 सीटों पर ही चल सकी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ज़िमनी इंतखाबात में जीत का सेहरा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत को दिया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से इटली के 3 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। वो G7 वज़राए ख़ारजा की मीटिंग के आउटरीच सेशन में शिरकत के लिए इटली की फोग्यू जाएंगे, जहां भारत को मेहमान मुल्क के तौर पर मदऊ किया गया है। इस दौरे के दौरान वो इटली और G7 से मुताल्लिक़ा प्रोग्रामों में शरीक होंगे और दीगर ममालिक के अपने हम मनसबों से भी मुलाकात करेंगे और 2 तरफा बातचीत करेंगे। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा रोम में MED मेडिटेरियन डायलॉग के 10वें एडिशन में भी शिरकत करेंगे और इसका एहतमाम बैनुल-अक़वामी इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिटिकल स्टडीज ने इतालवी वज़ारत ख़ारजा और बैनुल-अक़वामी ताउन तंजीम से किया है। डॉक्टर जयशंकर रोम में भारतीय सिफारतखाने के नए अहाते का भी इफ्तिताह करेंगे। दही तरक्की, ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान पीर को नई दिल्ली में सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के खिलाफ कौमी मुहिम के 3रे एडिशन का आगाज करेंगे। नई चेतना पहल बदलाव की मुहिम का मकसद सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ बेदारी पैदा करना है। ये मुहिम 23 दिसंबर 2024 तक तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में चलाई जाएगी। नई चेतना 3.0 का मकसद सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद की तमाम अक़साम के बारे में बेदारी पैदा करना और कम्युनिटीज को तशद्दुद की तमाम शक्लों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करने की तरगीब देना है और मकामी इदारों को फैसला कुन कार्रवाई करने का इख्तियार देना शामिल है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नेपाल के दौरे के दौरान पोखरा में नेपाली फौजियों से खिताब किया। इस मौके पर जनरल द्विवेदी और उनकी अहलिया सुनीता द्विवेदी आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की सदर ने वीरता अवार्ड याफ्ता और बहादुर खवातीन से बातचीत की और इस मौके पर आर्मी चीफ ने गोरखा फौजियों की बहादुरी और खिदमात की तारीफ की। अजरबैजान में मुनक़िद होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में अमीर ममालिक ने तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इक़्तिसादी मदद फराहम करने की तजवीज़ पेश की है, जिसके तहत अब तरक्की याफ्ता ममालिक 2035 तक तरक्की पजीर ममालिक को सालाना 300 अरब अमेरिकी डॉलर इमदाद के तौर पर देंगे। ये तजवीज़ मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक के 2 ग्रुपों के COP29 मुज़ाकरात में सामने आई है। ये पेशकश एक नए मौसमियाती फाइनेंस पैकेज का हिस्सा है, जिसे मंजूरी के लिए इन ममालिक के सामने रखा जाएगा। ये रकम 2009 में डॉलर की जाएगी और ताहम ये 300 बिलियन डॉलर की पेशकश ग्लोबल साउथ की तरफ से 3 सालों के मुज़ाकरात में मांगे गए 1.3 ट्रिलियन डॉलर से कहीं कम है। सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। आज के दिन 1675 में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मजहब, इंसानी अक़दार, नजरियात,
की पासदारी के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। श्री गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी को हर साल यौम शहादत के तौर पर मनाया जाता है। इफ्फी 2024 में ब्लॉकबस्टर फिल्मों का जलवा बरकरार है। तेलुगु की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म हनुमान को 2024 में इफ्फी में दिखाया गया। डीडी न्यूज की टीम ने अदाकार तेजा सजा से खुसूसी मुलाकात की। तेलुगु सिनेमा की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही हनुमान और हमारे साथ हैं साक्षात हनुमान इस वक्त। नमस्कार। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच पर आए आप। बॉक्स ऑफिस सक्सेस आपने देखी, लेकिन जिस तरह का प्यार यहाँ मिल रहा है आपकी फिल्म को किस तरह से देख रहे हैं इफ्फी के मंच पर? It's a proud moment. It's an honor to be here in IFFI Goa today, showcasing our film to global audience across India and across the globe is a happy moment for us. I hope we come here more often with great films from Telugu film industry. किस तरह से आपका अनुभव रहा, क्योंकि तेलुगु सिनेमा की बात होती है तो क्षेत्रीय सिनेमा की बात होती है, रीजनल सिनेमा की हम बात करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से रीजनल सिनेमा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना रहा है और हनुमान हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही, क्या उसकी उम्मीद थी? We've always expected Hanuman to be this big man, but I don't believe in this regional cinema anymore because audience across the country are ready to watch any film if we deliver right. So I think it's only one India, one cinema, Indian cinema. बिल्कुल भारतीय सिनेमा है और आज जिस तरह से दोबारा स्क्रीन की जा रही है, कुछ ऐसा आपको रहा कि सबसे मुश्किल क्या रहा उसमें? याद आता है आपको फिल्म, क्योंकि मैंने फिल्म 2-3 बार देखी है और उसमें सब कुछ था। उसमें आपका VFX है, उसमें आपका कॉमेडी है, एक्शन है, आपके अलग अलग शेड्स हमें देखने को मिले। तो किस तरह से कुछ यादें हैं उस फिल्म की कि लगातार वो फिल्म पसंद, लगातार वो हिट हो ही जा रही है क्रिटिक्स के द्वारा भी और बॉक्स ऑफिस पर भी? The difficult part was promoting the film. It was a very strenuous process. We've released the film in 5 languages and it was the first time for me or for the director or for the production house doing something so big. So all that was needed was belief. And that is a very difficult thing to convince everybody that we are going to do it. So that was the difficult thing. Making the film was not difficult for us. We enjoyed the process. Even if it was difficult, we enjoyed thoroughly throughout the making. But the difficult part was making everybody, convincing everybody that we can deliver something really big. Yeah. ज़ॉम्बी रेडी से हनुमान और हनुमान से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच तक, किस तरह से देख रहे हैं अपनी इस जर्नी को? It's fantastic, ma'am. I've never imagined to be here. I've actually started my journey when I was 2.5 years old as a child actor. I've never planned anything. But I've always done my work sincerely. I think that has brought me until here. Yeah. डॉक्यूमेंट्री से ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक इफ्फी 2024 पर सितारों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। तेजा सज्जा एक ऐसा किरदार, एक ऐसा स्टार जो आज इफ्फी 2024 के मंच पर आकर अपनी फिल्म को मिल रहे प्यार से वाकई बेहद उत्सुक नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, पणजी, गोवा। और किसान खवातीन के दरमियान मशरूम की काश्त खवातीन को बाइख्तियार बनाने में एक संगमील साबित हुई है। बिहार के जिला कटिहार की खवातीन एक तहरीक का जरिया बनी है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। खवातीन को बाइख्तियार बनाने में काश्तकार खवातीन के दरमियान मशरूम एक संगमील साबित हुआ है। आज पूरे मुल्क में बिहार की खवातीन एक तहरीक का जरिया बन रही हैं। प्रीति कुमारी जो शरीफगंज मोहल्ला जिला कटिहार की रिहायशी हैं, इनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं थी। इनके शौहर की मुलाजमत से ही पूरे ख़ानदान का गुजर बसर हो रहा था, लेकिन एक हादसे ने इनकी जिंदगी। बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में ताज़ा झड़पों में मजीद 18 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए हैं। काबिल जिक्र है कि कुरम में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद में मुतअद्दिद अफराद हलाक हो चुके हैं। हुकूमत और मकामी पुलिस अमन की बहाली के लिए कोशा है। कुरम के गुंजान आबाद बागान कब्जे में तकरीबन 200 गाड़ियों के काफिले पर शदीद फायरिंग की गई, जिसमें कम से कम 43 अफराद हलाक और 16 जख्मी हो गए। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिक पॉलिसी मुशीर और वकील ब्रॉक लॉरेंस को वजीर ज़राअत मुंतखब किया है। लॉरेंस के नाम की सेनेट से मंजूरी जरूरी है। काबिल जिक्र है कि लॉरेंस इस वक्त अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के CEO है। वो ट्रंप की अबूरी टीम के साथ करीबी राब्ते में है। लॉरेंस ने सदारती इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप की हिमायत की थी।
और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और बुलेटिन के आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म आज 11 बजे मन की बात प्रोग्राम के जरिए अपने ख्यालात का करेंगे इजहार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स पर होगा नश्र। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल हुकूमत ने तलब की कुल जमाती मीटिंग। पार्लियामेंट के बेहतर कामकाज पर होगी बातचीत। महाराष्ट्र और झारखंड में हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेज। महाराष्ट्र में महायुति और इंडी इत्तेहाद और झारखंड में जेएमएम ने शानदार जीत दर्ज की। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज 3 रोजा दौरे पर इटली के लिए होंगे रवाना। G7 वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में करेंगे शिरकत। पर्थ टेस्ट का तीसरा दिन आज। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत को ऑस्ट्रेलिया पर 218 रन की बढ़तरी हासिल। यशस्वी और राहुल निफ सेंचुरियां बनाने के बाद क्रीज पर है मौजूद। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। मन की बात है जन जन की।